गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12वीं क्लास के भौतिक रसायन के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 4 रासायनिक गतिकी या रासायनिक बल गति केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आने वाले कुछ बिंदुओं के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारा जो आता है वह है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा इसको हम लोग थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। नहीं, देहली ऊर्जा। दूसरा टॉपिक हम जो देखेंगे वह है हमारा सक्रियण ऊर्जा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा टॉपिक हमारा है वह है अभिक्रिया की ऊष्मा। अभिक्रिया की ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन। चौथा टॉपिक हमारा है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। छठा टॉपिक हमारा है, पांचवा टॉपिक, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। छठा टॉपिक है हमारा अनुक्ता। मॉलिक्यूलरिटी। और लास्ट टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पर अध्ययन प्राप्त करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आता है देहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड ऊर्जा। देहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड ऊर्जा ये क्या है? तो कहता है, आगे आपको बताएंगे कि टक्कर का सिद्धांत होता है। क्या होता है? टक्कर का सिद्धांत। तो टक्कर के सिद्धांत में इसको
कॉलिजन थ्योरी बोलते हैं। टक्कर के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में टक्कर होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में टक्कर होता है और सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं। सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं। वैसे टक्कर प्रभावी होते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा जो है उससे अधिक हो जाती है और वही प्रतिफल में परिवर्तित हो पाते हैं। जैसे एक साधारण एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्रिकेट मैच। नहीं, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि गेंदबाज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज बैट से उस पर प्रहार करता है। बल्लेबाज बैट से उस पर क्या करता है? प्रहार करता है। तो क्या जितनी बार प्रहार करता है उतनी बार उसे रन मिलता है? उतनी बार चौके छक्के लगते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं। तो क्या होता है कि गेंदबाज ने गेंद फेंका और बल्लेबाज ने उस पर प्रहार किया, तो हर बार प्रहार होने से चौका छक्का नहीं लगता है। उसी ढंग से परमाणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया में जो टक्कर होती है, सभी टक्करों से प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। नहीं। आप एक वर्ड क्रिकेट में सुनेंगे, मिस टाइम। मिस टाइम क्या है? कि मिस टाइम, कि गेंद जो आया और उस पर जो हम बैट से टक्कर मारे, इसको प्रभावकारी करने के लिए अर्थात चौका छक्का में बदलने के लिए जो टाइमिंग चाहिए वह हम नहीं दे पाए, जिसको क्या कहते हैं? मिस टाइम। और मिस टाइम होने से क्या होता है? टक्कर होता है, गेंद पर बल्ला से प्रहार होता है बैट से, लेकिन वह कैच हो जाता है, आउट हो जाते हैं। इसी को दूसरे रूप में कहते हैं कि सही टाइमिंग। सही टाइमिंग। फास्ट बॉलर जो होते हैं, जो तेज गति से गेंद फेंकते हैं, उसकी गेंद पर चौका छक्का लगाना स्पिन गेंदबाज से आसान होता है, बशर्ते कि टाइमिंग सही हो। टाइमिंग सही होता है तो क्या होता है कि सही टाइमिंग पर उसी का जो बल है, उसी में हम अपने बल को पुश अप करते थे, बल स्क्वायर हो जाता है, जिससे क्या होता है? चौका छक्का मिल जाता है। तो यहां पर मिस टाइम और टाइमिंग, ये दो जो वर्ड आए, उसी में से टाइमिंग जो वर्ड आया, उसी को हम लेते हैं यहां इस चैप्टर में देहली ऊर्जा के अंतर्गत, कि टक्करों को प्रभावकारी करने के लिए, टक्करों को प्रभावकारी करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा। टक्करों को प्रभावकारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग यहां बैठे हुए हैं लेकिन सक्रियता नहीं है, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, शरीर यहां है, तो हम जो बता रहे हैं उसका लाभ होगा? नहीं होगा। नहीं, उसका लाभ नहीं होगा। तो उसी ढंग से एक्टिवेशन एनर्जी है
कि सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसका क्या कहलाता है? सक्रिय ऊर्जा। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है? सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। अब आ जाइए अभिक्रिया की ऊष्मा। अभिक्रिया की ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें प्रतिफल की जो ऊष्मा होती है, उस प्रतिफल की ऊष्मा में जो हम अभिकारक की ऊष्मा को घटा लेते हैं वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की ऊष्मा। कि प्रतिफल की ऊष्मा एवं अभिकारकों की ऊष्माओं का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाता है। अगर सपोज करो कि अभिक्रिया की ऊष्मा को हम कैपिटल ई से सूचित किए और प्रतिफल की ऊष्मा को E2 से और प्रतिकारक की ऊष्मा को अभिकारक की ऊष्मा को E1 से सूचित किए, तो E बराबर E2 माइनस E1। नहीं, अभिक्रिया की ऊष्मा को किससे सूचित किए? E से, अभिकारक की ऊष्मा को E1 से और प्रतिफल की ऊष्मा को E2 से। तो E बराबर क्या होगा? E2 माइनस E1। तो इसको भी आप समझ लीजिए। अब आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे दहन की जो प्रक्रिया होती है, नहीं, मेथेन जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जलता है तो क्या करता है? ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मेथेन का दहन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नहीं, जैसे बर्फ का पिघल करके वाष्प में परिणत होना, बर्फ का पिघल करके वाष्प में परिणत होना कौन अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करती है और जिसके कारण वह जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहे। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का शोषण होता है क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नहीं, तो ये अब अगला टॉपिक हमारा आता है अनुकता, मॉलिक्यूलरिटी। अनुकता क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? अनुकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के अणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? अनुकता। सपोज कीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि हम लिए H2 प्लस F2, ये हमारा बना क्या? 2HF। तो H2 प्लस F2 लिए, तो यहां हमको इससे मतलब नहीं है, प्रतिफल से मतलब नहीं है, यहां मतलब किससे है? अभिकारक से। तो अभिकारक के अणुओं की संख्या को उसकी अनुकता कहते हैं। तो अभिकारक के अणु यहां कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु नहीं है,
यहाँ पर जो गुणक के रूप में रहेगा उसको लेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 1 और फ्लोरीन कितना है 1, ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 2। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के अणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, अनुक्ता कहते हैं। नहीं, यहीं पर आप एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपका चीनी टूटता है न, C12H22O11 यह अपघटित हुआ न, यह बदल गया C6H12O6 और फिर ये भी बदल गया C6H12O6। ये ग्लूकोज हुआ, ये फ्रुक्टोज हुआ, ये सुक्रोज हुआ। सुक्रोज बदला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो अगर हम यहाँ ये ले तो इस कंडीशन में इसकी अनुक्ता 1 होगी, क्योंकि यहाँ शुगर के यहाँ गुणक के रूप में कुछ नहीं है, तो इसकी अनुक्ता 1 होगी। अनुक्ता कितनी होगी 1, क्योंकि हम अभिकारकों के अणुओं की संख्या को लेते हैं। अब यहीं पर हम दे दें कि यह जल अपघटित होता है, अर्थात जल से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो जब जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसके भी अणु, चीनी के भी अणु हो गए और जल के अणु भी हो, तो यहाँ पर अनुक्ता इसका हो जाएगा 2। अगर हम इस जल को नहीं दिखाते तो अनुक्ता रहेगा 1, लेकिन जल को यदि दिखाते तो अनुक्ता हो जाएगी 2। नहीं, तो आपने देख लिया कि अनुक्ता क्या है। अब अंतिम टॉपिक आपका आता है अभिक्रिया की कोटि। क्या है अभिक्रिया की कोटि? तो वेग नियम या वेग समीकरण जो बताए थे, तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा वहीं से दी जाती है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को, वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आप देखिए हाइड्रोजन ही लिए H2 का प्लस I2, नहीं H2 प्लस I2 क्या बना 2HI बना। तो यहां हम इसका वेग समीकरण बनाएंगे तो कैसे बनेगा, K बराबर वेग बराबर K नहीं C कंसंट्रेशन सांद्रण, किसका सांद्रण, तो हाइड्रोजन H2 का 1 और फिर किसका सांद्रण आयोडीन I2 का कितना 1। तो वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घात कितना हुआ 1, इसका घात कितना हुआ 1 के योगफल को अभिक्रिया की क्या कहते हैं कोटि। तो इसकी कोटि कितनी होगी 2 होगी। वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ कितना है 1 सांद्रण का घात और आयोडीन का कितना है 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। यही हुआ अभिक्रिया की कोटि। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, दहली ऊर्जा नहीं कि टक्करों को प्रभावकारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है, दहली ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया की ऊष्मा, प्रतिफल एवं अभिकारक के ऊष्माओं का अंतर क्या कहलाता है, अभिक्रिया की ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। अनुक्ता तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, अनुक्ता। और अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो आज इतना ही, शेष बातें अगले